हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एनसीईआरटी की ज्योग्राफी कंप्लीट होने बाद हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो आज यहाँ पर इस वीडियो से हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। जिसने ना देखा हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लोग सारी क्लासें देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। क्लास 6 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक का देखिए फर्स्ट चैप्टर है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखिए मिलेंगी। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी को मैंने हाईलाइट कर रखा है। इसका पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। रसीदा नाम की एक लड़की है। देखिए, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। अब देखिए, रसीदा आप ही की लड़की है, वो 100 साल पहले का तो जानेगी नहीं, तो उसके दिमाग में आया कि 100 साल पहले का लोग कैसे जान सकते हैं। यही सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था। नेक्स्ट देखिए, कैसे पता लगाएं। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, मतलब उस समय के बारे में याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। तो रसीदा के टाइम में देखिए, वो अभी छोटी बच्ची है, उसका दिमाग तो इतना ज़्यादा भी नहीं है, वो थोड़ा ही सोच सकती है। तो उसने ये सोचा कि कल के बारे में हम जान सकते हैं, परसों के बारे में, लेकिन 100 साल पहले क्या हुआ था कैसे पता लगाएं। नेक्स्ट देखिए, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ सुना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे, लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में तो देखिए, आगे मानचित्र दिखाऊंगी मैं। नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहे हैं। तो देखिए, मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है वो नर्मदा नदी के तट पर ही मिला है। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट और शिकार भी करते थे। तो देखिए, नर्मदा नदी के तट पर इनका अवशेष मिला है मानव का, कि पहले यहाँ पर लोग रहते थे। साथ ही में यहाँ रहने वाले जो आरंभिक लोग थे, देखिए कुशल संग्राहक थे। वो लोग जानते थे जड़ों, फलों, जंगलों के अन्य उत्पादों का ये लोग उपयोग करते थे, आखेट भी करते थे, शिकारक थे, आखेट करना भी ये लोग जानते थे। नेक्स्ट है, अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालना शुरू किया था। ये लोग गाँव में रहते थे। तो देखिए, ये सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। ये मानचित्र फर्स्ट है आपका। ये यहाँ पर देखिए सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं और ये यहाँ पर किरथर की पहाड़ियाँ हैं। ये देखिए, इतना पूरा ये पाकिस्तान है और ये जो किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं ये देखिए पाकिस्तान के यहाँ पर हैं, हमारे भारत में नहीं हैं। तो यहीं पर देखिए, सबसे पहले 8000 वर्ष पूर्व भी देखिए यहाँ पर खेती के प्रमाण मिले थे। गेहूं जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ कर दिया गया था। साथ ही में पशुपालन के भी प्रमाण मिले हैं कि यहाँ पर लोग भेड़, बकरी, गाय, बैलों का पशुपालन करते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में बिंद पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान बिंद के उत्तर में स्थित थे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में कुछ भी उत्तर पूर्व में भी कुछ क्षेत्र हैं जैसे गारो और बिंद की पहाड़ियाँ। आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपका ये बिंद पहाड़ियाँ हैं। साथ ही में देखिए गारो पहाड़ियाँ, ये यहाँ पर मेघालय में हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर खासी, गारो, जयंतियाँ 3 पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर से भी कृषि के प्रमाण मिले हैं। आगे बढ़ेंगे। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले। गंगा व इनकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 250 वर्ष पूर्व
सॉरी 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो यहाँ पर देखिए किसकी बात की जा रही है, सिंधु नदी की। तो ये देखिए पूरा सिंधु नदी तंत्र है, ये है सिंधु नदी आपकी। और इसमें बहुत सारी नदियाँ आकर मिलती हैं, जैसे देखिए झेलम नदी मिलती है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, ब्यास भी देखिए कहीं मिल रही होगी, ये ब्यास और सतलज, ये सभी नदियाँ देखिए सिंधु की सहायक नदी हैं। इनको याद रखिएगा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सभी सहायक नदियाँ हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। तो गंगा नदी की देखिए सहायक नदी सोन नदी है। ये देखिए गंगा नदी कहाँ से, हाँ ये है देखिए, यहाँ से ये गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और इसकी भी सहायक नदियाँ हैं देखिए, यमुना, चंबल, सोन, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। नीचे देखिए सोन की बात की गई है कि सोन के जो आसपास का इलाका है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ था और वहाँ पर विशाल राज्य स्थापित किया गया था। साथ ही में उसको पहले किस नाम से जाना जाता था, तो देखिए गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में क्या नाम है इसका, बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन और तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशियों से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो देखिए जो दक्षिणी भाग होता है उसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे देखिए, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। अब विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे आपका भूस्खलन हो गया, सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, ये सभी आपकी प्राकृतिक आपदाएं तो ही हैं। साथ ही में देखिए कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए तथा रोचक स्थानों की खोज की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। तो देखिए आना जाना तो सभी का लगा रहता है। पहले के ज़माने में भी लोग ऐसे ही जाया करते थे, कोई काम की तलाश में जाता था तो कोई प्राकृतिक आपदाओं के कारण जाता था, कोई दूसरे गांव की चीज़ों उत्सुकतावश जाता था कि वहाँ क्या है, कैसी चीज़ें हैं, देखने जाता था, घूमने जाता था, जैसे अभी भी लोग जाते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि इससे एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर प्राप्त होता है। बात करें आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, एक बार फिर से मानचित्र एक को देखिए। पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीपों से बाहर भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। तो देखिए यहाँ पर यही कह रहा है कि ये देखिए जो आपका पूरा भारत देश का ये नक्शा है, मैप है, तो ये बहुत सारी प्राकृतिक इसमें चीज़ें हैं, बहुत से प्राकृतिक पर्वत, पहाड़ियाँ हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत है, इधर आपका पूर्वी घाट हो गया। ऐसे ही यहाँ पर गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हो गई, ये आपका हिमालय पर्वत हो गया, किरथर की पहाड़ियाँ, सुलेमान की पहाड़ियाँ। ऐसे ही इसमें बहुत सारे पर्वत और पठार हैं। साथ ही में देखिए इसमें आगे और क्या दिया हुआ है, लोगों के इस आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से पहले लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते थे। तो पहले भी देखिए यही होता था, आजकल भी यही होता है कि लोग एक दूसरे के विचारों को अपनाते हैं। जैसे भोजन बनाने को लेकर ही ले लीजिए, आप अगर आपसे कोई चीज़ नहीं बनती तो दूसरों से सीखेंगे, अगर बनती भी है तो नए तरह से सीखना चाहेंगे। तो पहले भी देखिए यही होता था, लोग पत्थरों को तराशते थे, विभिन्न तरह के डिज़ाइन बनाते थे, संगीतों की रचना करते थे, भोजन बनाने के भी नए तरीकों के बारे में एक दूसरे से सीखते थे। देश का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का उपयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, याद रखिएगा, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो संस्कृत में इंडस का अर्थ क्या होता है, सिंधु होता है। अब
अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो देखिए हम हमारे भारत देश को इंडिया और भारत जैसे नामों से जानते हैं। साथ ही में जो इंडिया शब्द है इंडिया इंडस से निकला है, जिसका अर्थ होता है सिंधु, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अलग अलग लोग आते रहे हैं। जैसे अगर बात करें ईरानियों और यूनानियों की, तो जब वो लोग आए तो उन्होंने इस सिंधु को हिंदोस कहा, याद रखिएगा। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को हिंदोस कहा और सिंधु नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अब देखिए सिंधु नदी आपकी, जैसे ये भारत है और सिंधु नदी आपकी यहाँ पर जा रही है, तो सिंधु नदी के कहाँ पर देखिए पूरब में, तो ये पूरब वाला भाग ही तो हुआ। तो पूरब में स्थित मतलब भारत ही पूरब में स्थित था, तो भारत को इन्होंने क्या कहा, भूमि प्रदेश को इन्होंने इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो देखिए यहाँ पर यही कहा गया है कि पहले भारत को किस नाम से जाना जाता था, भरत नाम का प्रयोग किया जाता था भारत के लिए। उत्तर पश्चिम प्रांत में रहने वाले लोगों के लिए यहाँ पर भरत नाम का प्रयोग किया जाता था। और देखिए इसका भरत नाम का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो देखिए ऋग्वेद, 3500 वर्ष पुराना ऋग्वेद है जिसमें भरत नाम का उल्लेख मिलता है। इसके बाद इसका भारत का प्रयोग होने लगा। मतलब कि पहले केवल उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए भरत नाम का प्रयोग था, लेकिन अब क्या है, पूरे इंडिया देश के लिए ही भारत नाम का प्रयोग होने लगा। नेक्स्ट देखिए ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए पहले ताड़पत्रों में लोग लिखा करते थे, ऐसे ताड़पत्र होते थे, इसमें एक करके एक जोड़ दिया जाता था, उनको बांध दिया जाता था। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि एक पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ के छाल से बनी ऐसे ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। तो ये देखिए पांडुलिपि है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग जो पत्तों में है, देखिए पांडुलिपि पत्तों में है लिखी है, ताड़ के पत्तों में, ऐसे ही कई पत्तों को इकट्ठा करके उसमें लिख लिख के बांध कर जोड़ देते हैं। तो यही होती है आपकी पांडुलिपियाँ। नेक्स्ट है देखिए, इसी को हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। तो याद रखिएगा अंग्रेजी में पांडुलिपियों को क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। साथ ही में लैटिन शब्द मेनू से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ है या से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाली भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। तो याद रखिएगा किस पेड़ की छाल से, तो भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। तो देखिए पांडुलिपि है। नेक्स्ट देखिए, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग हम आम लोग करते हैं। तो देखिए ये जो पुरानी पुस्तकें होती हैं, पांडुलिपियाँ होती हैं, इनमें से पुराने पहले के जीवन के बारे में पता चलता है। जैसे पहले क्या क्या लोग औषधियाँ का प्रयोग करते थे, राजाओं के जीवन कैसे थे पहलों के, धार्मिक मान्यताएं क्या थी, ये सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। साथ ही में देखिए संस्कृत में लिखे हुए भी कुछ मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में थे। तो कुछ देखिए पहले संस्कृत भाषा का भी प्रयोग होता था, प्राकृत और तमिल भाषा का प्रयोग भी होता था। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे वहाँ पर। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने देशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। शासक जब लड़ाई करके आते थे, अगर उसमें विजय प्राप्त हुई तो उसी का ये लोग लेखा जोखा रखते थे, मतलब उसमें लिखवाते थे। तो ये देखिए एक अभिलेख यहाँ पर पत्थर पर लिखवाया जाता था। इसमें
कुछ लोग जैसे देखिए राजा ही कुछ नियम लिखवा देते थे जो सभी के लिए ज़रूरी होते थे, या तो अपनी विजयों का उल्लेख करते थे कि यहाँ पर हमने विजय प्राप्त की, तो यही देखिए यहाँ अभिलेख पत्रों पर लिखे जाते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने से क्या लाभ हैं? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती हैं? इसके अतिरिक्त कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। तो देखिए पुरानी चीज़ों का जो अध्ययन करने वाले लोग होते हैं, पहले की चीज़ों का अध्ययन तो करना ही पड़ेगा। जो नए लोग होते हैं जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? पुरातत्वविद कहलाते हैं, याद रखिएगा। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, ये जो दिखाया गया है कि प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है, इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। ये देखिए पुराने चांदी के सिक्के हैं, एक पुराना चांदी का सिक्का, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। आज हमारे द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले सिक्कों से ये सिक्का कैसा भिन्न है? तो देखिए पहले कैसे सिक्के थे, आजकल तो बड़े सुव्यवस्थित बनते हैं, और ये पहले के पात्र थे, ऐसे लोग पात्र बनाकर उसका प्रयोग करते थे। ये देखिए सिक्के कितने अलग टाइप के हैं। नेक्स्ट है देखिए का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। तो पुरातत्वविद का है, देखिए बताया गया है यहाँ पर। ये पुरातत्वविद जो होते हैं, पुरातत्वविद पत्थर तथा ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों जो पहले की थी का अध्ययन करते थे। साथ ही में औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते थे। खुदाई से देखिए जो चीज़ें मिलती थी उससे ये लोग पता करते थे कि पहले क्या क्या चीज़ें लोग यूज़ करते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते पीते थे, उसी से सारी चीज़ें लोग पता करते थे। इसमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। तो देखिए पहले जो चीज़ें बनती थी जैसे पत्थर की, पकी मिट्टी की, धातुओं की, तो जल्दी नहीं नष्ट होती, इसलिए ये लोग पहले की जो चीज़ें पा गए उसी से पता किया कि पहले क्या कैसा होता था। या जैसे यहाँ पर देखिए ये एक मिट्टी का बर्तन दिखाया गया है, ये सिक्का दिखाया गया है, तो ये पहले की ही चीज़ें हैं। नेक्स्ट है पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। तो देखिए सभी चीज़ों से पहले के बारे में जानकारी नहीं मिलती। जैसे वनस्पतियों की बात करें तो पहले की जो वनस्पतियाँ थी वो दब सड़ गईं, अब उनसे पहले के बारे में पता नहीं चलेगा, बहुत ही मुश्किल से वो बच पाती हैं। लेकिन अगर अन्न के दानों की बात करें तो अगर वो भी देखिए नॉर्मली हैं तो उनसे भी कुछ पता नहीं चलेगा, वो भी नहीं मिलते हैं, सड़ वड़ जाते हैं। लेकिन अगर जले हुए हैं तो देखिए जले हुए रूप में वैसे ही बचे रहते हैं। तो कई जगह से अन्न के दाने जले हुए मिले हैं, तो उसी से पता लगाया गया कि यहाँ पर लोग क्या क्या चीज़ें खाते थे, यूज करते थे। ऐसे ही देखिए हड्डियों से, जानवरों की हड्डियों से पता चलता था कि उस टाइम पर कौन कौन से जानवर हुआ करते थे। नेक्स्ट है देखिए क्या पुरातत्वविद को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पहले के टाइम में क्या लोग कपड़े पहनते थे? क्या पुरातत्वविदों को मिले हैं वो? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का उपयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। तो देखिए इतिहासकार उनके लिए होता है जो अतीत के बारे में अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अब देखिए जैसे जैसे स्रोत मिलते जाएंगे वैसे वैसे हम अतीत के बारे में जानते जाएंगे, उसका पुनर्निर्माण करते जाएंगे, वो हमारे सामने आता जाएगा कि हाँ अतीत में ऐसा था वैसा था। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे सुराग पाते जाते हैं वो अतीत में जाते जाते हैं और अतीत के बारे में जानते जाते हैं। तो वही देखिए स्रोत जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी से अतीत के बारे में जाना जाता है। नेक्स्ट है अतीत एक या अनेक। कितने अतीत हैं, एक हैं या अनेक हैं? क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, याद रखिएगा अतीत बहुवचन के रूप में। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था, जैसा कि हम आज भी देखते हैं। तो देखिए पहले के ज़माने में भी यही होता था, पशुपालक और कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जो जीवन था, शिल्पकारों का जीवन था, सभी का जीवन अलग अलग था, भिन्न भिन्न था। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों तथा रीति रिवाजों का पालन करते थे। अभी भी देखिए होता है, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, पहले भी ऐसा होता था। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद
अतीत में भी विद्यमान थे। तो जैसा आज भेद है वैसा अतीत में भी देखिए विद्यमान था। कई जैसे अंडमान की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर लोग मछलियाँ पकड़कर भोजन करते हैं, साथ ही फल फूल का संग्रह करके उसको खाते हैं। इसके विपरीत अगर शहरों में रहने वाले लोगों की बात करें तो खाद्यापूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। जैसे हो गया गांव में लोग अनाज पैदा करते हैं और शहर वाले लोग उसी को लेकर खाते हैं, तो वही चीज़ हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट है, इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजय का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जैसे अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया कि वो लोग क्या विभिन्न तरह के अभिलेख लिखवाते थे। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर ही दिखाया कि पत्थरों पर लिखवाते थे, तो वैसे ही देखिए इसी तरह वो लोग अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे कि क्या कहाँ पर उन्होंने विजय प्राप्त की। तो इस लेखा जोखा के कारण ही देखिए आज हम लोग जान पाते हैं। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में कुछ जानते हैं। अगर देखिए कोई लेखा जोखा नहीं होता, कुछ मिला ही नहीं होता पहले के बारे में, तो हम लोग कुछ जानते भी नहीं। उन्हीं लेखा जोखा के कारण जो उत्कीर्ण अभिलेख उन्होंने लिखवाया है उसी से हम काफ़ी कुछ पिछले टाइम के बारे में जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन में मदद मिलती है, जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तो देखिए राजाओं की बात करें तो उनके बारे में आसानी से जाना जाता है क्योंकि वो लोग अभिलेख लिखवाते थे। लेकिन जो आम लोग होंगे, शिकारी, मछुआरे, उनसे क्या मतलब अभिलेखों से? वो लोग तो बस अपना जीवन निर्वाह करेंगे, तो वो लोग कोई लेखा जोखा नहीं रखते। इसीलिए उनके बारे में देखिए ज़्यादा नहीं जाना जा सका है। कुछ अवशेष प्राप्त करके ही जाना जाता है कि क्या करते थे वो लोग, कैसे रहते थे। थोड़ी बहुत पुरातत्व की सहायता से ही जाना जा सका है। अभी भी इनके बारे में जानना बहुत कुछ शेष है। नेक्स्ट है देखिए तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह की जन्म तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व भी सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती थी। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान में पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो देखिए यहाँ पर यही चीज़ कहा गया है कि ईसा मसीह के जन्म से देखिए आपका ये ईस्वी चला है। जैसे उसके पहले क्या होता था, ईस्वी पूर्व होता था। मतलब अगर ईसा मसीह के जन्म के पहले जाएंगे तो ईस्वी पूर्व हो जाएगा, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जाएंगे तो वो आपका ईस्वी हो जाता है। तो यहीं से देखिए ईसा मसीह के जन्म से ही आपका ईस्वी स्टार्ट होता है। जैसे ईसा मसीह के जन्म से अगर हमें 500 साल पहले की बात करनी है तो हम कहेंगे 500 ईसा पूर्व। बाद की बात करनी है तो केवल हमें ईस्वी लगाना है, 500 ईस्वी। इसी से पता चलता है कि ये पहले की बात है और ईस्वी बाद की बात है। नेक्स्ट देखिए इसे अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया है। इतिहास और तिथियाँ। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। तो देखिए हिंदी में जो ईस्वी पूर्व होता है उसको अंग्रेजी में हम BC कहते हैं। BC का फुल फॉर्म हो गया आपका बिफोर क्राइस्ट, याद रखिएगा। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD हिंदी में ईस्वी लिखा पाती हो। AD मतलब आपका होता है एनो डोमिनी, इसी को हिंदी में ईस्वी कहते हैं। कन्फ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। यह एनो डोमिनी नामक शब्द दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। तो याद रखिएगा ईस्वी ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से इसका तात्पर्य है। इसको इंग्लिश में AD कहते हैं और ईस्वी पूर्व को BC कहते हैं। फुल फॉर्म भी बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में इसका प्रयोग लगभग 200 वर्षों से पूर्व आरंभ हुआ है। तो देखिए एक ये भी चलता है, इसी से संबंधित है। ईस्वी पूर्व को क्या कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा, और ईस्वी को कह देते हैं कॉमन एरा, जिसको यहाँ पे शॉर्ट रूप बताया गया है कि आपका हो जाता है कॉमन एरा CE और बिफोर कॉमन एरा हो जाता है BCE। भारत में भी देखिए 200 वर्ष पूर्व से इसका जो प्रयोग है प्रारंभ हो गया है, लेकिन अधिकांश देशों में तो ये इसका प्रयोग बिल्कुल सामान्य है। बहुत देशों में इसका प्रयोग हो रहा है। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। बिफोर प्रेजेंट मतलब वर्तमान से पहले, मतलब ये बात की जा रही है ईस्वी पूर्व की। ठीक है, तो याद रखिएगा ईस्वी पूर्व को एक तो आप बिफोर प्रेजेंट कहेंगे, एक तो देखिए एक आपका बिफोर प्रेजेंट हो गया, एक बिफोर क्राइस्ट हो गया और एक बिफोर कॉमन एरा हो गया। 3 नाम इसके हो गए। ऐसे ही ईस्वी का नाम हो गया आपका
एक तो एनोडोमनी हो गया, दूसरा आपका हो गया कॉमन एरा और तीसरा आपका प्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन 2 ही नाम याद रखिएगा, ईस्वी और कॉमन एरा, एनोडोमनी और कॉमन एरा। तो यहाँ से देखिए आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। साथ ही में कुछ और चीज़ें जो दी हुई हैं मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए एक पॉइंट ये है, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। कृषि का आरंभ हुआ था देखिए 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में, मैंने ऊपर आपको बताया ही। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर जो साक्ष्य मिला है 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर देखिए कुछ तिथियां हैं महत्वपूर्ण। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। वर्तमान कब से स्टार्ट हुआ, तो वही चीज़ है प्रेजेंट, एनोडोमनी, तो 2000 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे देखिए वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। तो ये देखिए सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।